Okay, so today we would be doing the 20 marker question of labor market. You guys remember मैंने आपको market failure का question करते वक्त भी बताई थी एक बात कि it is the most favorite part of the examiner. These two topics. Number one, market failure. Number two, labor market. Market failure will always come with efficiency. उसके बाद जो second most उसका favorite topic है ना वो है बेटा labor market. ठीक है? फिर सर कौन सा है? फिर मार्केट स्ट्रक्चर, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व, थ्योरी ऑफ सप्लाई। 10 साल में शायद एक बार आया होगा, मुझे याद पड़ता है जितना ना। तो दीज आर दी प्रायोरिटी लिस्ट विच इज सेट बाय द एग्जामिनर ना। मैं आपको जब पास पेपर्स कराऊंगा तो आई विल मेक श्योर के हर ईयर में आपको मैं दिखाऊंगा मार्केट फेलियर आया है और लेबर मार्केट भी आया है, ऑलमोस्ट इन एवरी ईयर। मार्केट फेलियर तो हर साल आया ही आया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो लेबर मार्केट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सर मैं मार्किंग स्कीम आपको बना के दूंगा, ये आंसर आप लोगों के पास लिखा हुआ है, यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन योरसेल्फ। उसके बाद आपके पास योर आंसर एंड यू हैव माइन आंसर, यू जस्ट हैव टू कंपेयर इट और आपको पता चल जाएगा कि यार क्या लैकनेस है, क्या गलती कर रहा हूं मैं, जिसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो यू नो मैंने क्यों करा है, ताकि हमारा टाइम बच सके, राइट। मैं आपका आंसर लूं फिर चेक करूं, तो इससे बेटर ये नहीं है कि मेरा आंसर आपके पास पहले से मौजूद हो और उसके बाद आप लोग उसको डायरेक्ट चेक कर ले, राइट। चले हम लोग शुरू करते हैं लेबर मार्केट का आंसर। अच्छा, यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट A2 इज के पहले जो है ना वो A2 का फॉर्मेट ये था कि पहले एक 12 मार्कर आता था और एक 13 मार्कर आता था, मतलब पार्ट ए पार्ट बी, और एक 25 वाला आता था, राइट। तो या तो 25 आएगा या तो 12-13 आएगा ना। तो 12-13 में फिर अलग अलग कंक्लूजन होती थी, अलग अलग पार्ट्स भी हो सकते थे। अब ये सब झंझट खत्म है, 20 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, पूरा टॉपिक टेस्ट होगा। सही है। तो लेबर मार्केट में सिर्फ दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आज एक कवर करते हैं, अगली क्लास में एक और करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ माइनर सा डिफरेंस होगा, ठीक है। चले मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन आपके सामने। इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस अ प्रिसाइज economic theory produces a precise equilibrium a precise equilibrium outcome, often in an identical market structure, but in reality things are different। ठीक है, रियलिटी में डिफरेंट होती है थिंग्स, ठीक है। डिस्कस whether this opinion can be applied discuss whether this opinion can be applied to the determination of wage rates। ठीक है, to the determination of wage rates, 20 marks। ठीक है, आंसर आपके पास पूरा 1 मिनट है। इट्स 9:08 राइट नाउ। आई एम गोना स्टार्ट दी मार्किंग स्कीम ऑन 9:10। आपके पास पूरे 2 मिनट है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। आपके हिसाब से क्या क्या चीजें आनी चाहिए आप मुझे वो बताएं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें नॉलेज के कितने मार्क्स है, एनालिसिस के कितने मार्क्स है, इवैल्यूएशन के कितने मार्क्स है। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। चैट बॉक्स प्लीज जल्दी से। ओके, ऑल पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स की तरफ जाएं। क्या आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी, कितने मार्क्स किस चीज के हैं, नॉलेज में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या चीज आ सकती है, 3 लाइनों को पढ़ के क्रैक डाउन करने की कोशिश करें प्लीज, जल्दी से प्लीज, शाबाश। हाँ जी, अभी तक मुझे किसी बच्चे का जवाब नहीं आया। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी कि आप लोग जो है वो इतना टाइम लेते हैं जवाब देने के लिए। ओके, सो आई गॉट अ रिप्लाई ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। ओके, आई गेस आई हैव टू टेक द नेम्स एज वेल ना, मुझे नाम लेने पड़ेंगे। ओके, so Leba has told me कि 14 marks
आर फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस, राइट, एंड 6 मार्क्स आर फॉर इवेल्युएशन। तो पहली चीज जो है ना, वो पहली चीज जो है वो मुझे पता चल चुकी है। पहली चीज मुझे क्या पता चली है? पहली चीज मुझे लिबा ने बता दी है कि सर मार्किंग क्राइटेरिया ये है कि नॉलेज नॉलेज और एनालिसिस के वी गेट 14 मार्क्स। मतलब 14 मार्क्स जो है वो आपको सिर्फ नॉलेज और एनालिसिस के मिल जाएंगे। सर इवैल्यूएशन जिसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं, उसके यू गेट 6 मार्क्स, ठीक है। यू गेट 6 मार्क्स फॉर राइटिंग डाउन द कंक्लूजन। ओके ओके, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं नॉलेज से। ठीक है, मैंने सबकी चीजें सुन ली हैं, किसने क्या क्या बोला है। ठीक है, मैं जब जब वो चीज बता रहा हूँ तो मैं वो चीज ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। ओके चलो, जब जब मैं जो चीज करूंगा वो मैं ऐड करता जाऊंगा। यू स्टिल हैव 30 सेकेंड्स ना, तो अभी भी आप लोग मुझे जवाब दे सकते हैं। इफ यू वांट कोई चीज आप ऐड करना चाह रहे हो तो यू गाइस कैन स्टिल ऐड इट। चलें, अब मैं शुरू करता हूँ, टाइम इज ओवर। सबसे पहले तो आपको इसको समझाना पड़ेगा कि यार ये लेबर मार्केट क्या होती है। तो सबसे पहली चीज आप इसको बताओगे, डिफाइन लेबर मार्केट। सर हम लेबर मार्केट के अंदर क्या बताएं इसको? 2 लाइन का आप इसको बता दो। डिमांड फॉर लेबर क्या होता है, सप्लाई फॉर लेबर क्या होता है, आपको लॉ याद होगा ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ, लेबर मार्केट के अंदर आपको इसको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा आपको? इसको आपको बताना पड़ेगा डिमांड फॉर लेबर और लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। तो मैं इधर लिख देता हूँ, लेबर मार्केट के अंदर आपको बताना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड फॉर लेबर, और इसको क्या बताना पड़ेगा, इसको साथ साथ बताना पड़ेगा लॉ ऑफ सप्लाई फॉर लेबर। तो लेबर मार्केट में आपको इसको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी, एक तो लॉ ऑफ डिमांड फॉर लेबर और दूसरा इसको बताना पड़ेगा आपको लॉ ऑफ सप्लाई फॉर लेबर। तो यार कोई बच्चा मुझे डिमांड फॉर लेबर का लॉ याद दिलाएगा? तो आपने बोला जी सर हमें याद है कि डिमांड फॉर लेबर के मुताबिक डिमांड जो है वो एम्प्लॉयर करता है, तो एम्प्लॉयर ये कहता है कि एज अ एम्प्लॉयर मैं ज्यादा वेज पे कम वर्कर रखूंगा। क्यों कम वर्कर रखूंगा? वरना मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो एम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैं कम वेज पे ज्यादा वर्कर रखूंगा। ठीक है भाई। तो कौन सा रिलेशनशिप है? देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव रिलेशन। तो कौन सा कर्व बनेगा? डिमांड फॉर लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। सर लॉ सप्लाई अपने आप की कौन करता है? खुद एम्प्लॉय करता है। तो एम्प्लॉय क्या कहता है कि एज अ एम्प्लॉय मैं ज्यादा वेज पे ज्यादा काम करूंगा। तो जब वेज बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर बढ़ जाएगी, और जब वेज कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर कम हो जाएगी। तो बेटा कौन सा रिलेशनशिप है? बोथ आर गोइंग इन दी सेम डायरेक्शन। सो कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब भी रिलेशन पॉजिटिव कर्व है अपवर्ड, जब भी रिलेशन है नेगेटिव कर्व है डाउनवर्ड, राइट। अच्छा सर इसके बाद हम क्या बताएं? ये तो हमने स्टार्टिंग बता दी बेटा। अब आपको इसको बताना पड़ेगा इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस अ प्रिसाइज इक्विलिब्रियम आउटकम। इकोनॉमिक थ्योरी क्या बताती है? इक्विलिब्रियम बताती है। तो 2 लाइन का सिर्फ आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। 2 लाइन का आपको बताना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। अच्छा देखो, इस सवाल के अंदर हमें ये पकड़ना है, ये बात कैच करनी है कि सर ये कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। बेटा 2 इक्विलिब्रियम है। जो ये कहते हैं कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा ना, या फिर जो स्मार्ट नहीं होगा, वो पता है कौन सा इक्विलिब्रियम लिखेगा? वो लिखेगा जहां पे डिमांड फॉर लेबर सप्लाई फॉर लेबर इक्वल है, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ मैंने माना उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो भी बताना है, लेकिन वो 2 लाइन में बताना है। असल जो ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे एमआरपी और एमसीएल इक्वल होता है। याद आ गया आपको बेटा? असल जो ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम कौन सा है? जहां पे एमआरपी और एमसीएल इक्वल है। जब मैं जाऊंगा उसकी तरफ तो आपको बताऊंगा। अभी आप 2 लाइन में सिर्फ इसको इतना सा बता दोगे, लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा अब? मैं इसको बताऊंगा कि लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो इधर मैं लिख दूं इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है लेबर मार्केट के अंदर? इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट जहां पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि वहां पे क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर, वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर इक्वल होगा। तो जब जितनी वर्कर की डिमांड है उतनी वर्कर की सप्लाई होगी, तो कोई शॉर्टेज कोई सरप्लस नहीं होगा। यानी कि देयर वुड बी नो शॉर्टेज एंड नो सरप्लस। ठीक है, ना तो कोई शॉर्टेज होगी ना तो कोई सरप्लस होगा।
ठीक हो गया? ओके, यहाँ तक कोई मसला? ओके, चले अब मैं असल काम की बात पे आता हूँ। अब हम लोग सवाल करना शुरू कर रहे हैं। ये तो हमने सारे बच्चों वाले मार्क्स पकड़े। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सिखाता हूँ। इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस अ प्रिसाइज इक्विलिब्रियम आउटकम। यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा तो हमें याद आ गया इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहाँ पे एमआरपी और क्या इक्वल है, एमसीएल। इस इक्विलिब्रियम को कहते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 मिनट कहानी स्टॉप कर रहा हूँ। अगर मैं पुराने टॉपिक्स के ऊपर चले जाऊँ ना, तो हमने क्या इक्विलिब्रियम पढ़ा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। आज हमने एक नया पढ़ लिया एमआरपी इज इक्वल टू एमसीएल। ठीक हो गया? चले अब हम यहां से कहानी शुरू करते हैं। अच्छा भाई, अब आपको इसको बताना पड़ेगा। अब देखें, अब आपको साथ साथ एनालिसिस का मार्क मिलने शुरू होंगे जब आप इसको लिंक करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो अब आप इसको क्या बताएंगे? डिफाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप इसको क्या बताएंगे? अब आप इसको बताएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा पॉइंट होता है? आप सबको पता है, मैं इतने टाइम से करवा रहा हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट है बेटा जहां पे एमआरपी और एमसीएल इक्वल है। याद आ गया आपको? अगर मैं ओवर एम्प्लॉयमेंट करता हूँ, ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब अगर मैं ज्यादा वर्कर्स को हायर करता हूँ, तो क्या मसला आता है? मसला ये आता है कि वो वर्कर कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एडिशनल कॉस्ट में रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो जब भी मैं ओवर एम्प्लॉयमेंट करूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हायरिंग को कट बैक करना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कम वर्कर्स हायर करने चाहिए। मैं अभी आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। राइट? अच्छा, जब मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट करता हूँ, जब मैं कम वर्कर्स को हायर करता हूँ, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त वर्कर्स जो हैं वो रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं रेदर देन कॉस्ट ना। तो अब मुझे हायरिंग को क्या करना चाहिए? इंक्रीज। अभी आपको ये सब डायग्राम में होते हुए भी दिखेगा, तो मैं इधर लिख दूं हायरिंग शुड बी इंक्रीज्ड। हायरिंग को क्या करना चाहिए? हायरिंग को बेटा अब जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। राइट सर, जब मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल बना रहा हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं साथ साथ इसकी डायग्राम भी बनाऊंगा, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं डायग्राम के साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख रहा हूँ। ठीक है? चलें आए, अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखें सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना दी। ठीक है? अच्छा, इधर मैंने लिख दिया क्या कहते हैं, वेज रेट। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया एम्प्लॉयमेंट। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल तो सेम होगा ना दोनों का। ठीक है लेबा? ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल बताने से पहले ना मुझे दो चीजें और बतानी है जो किसी भी बच्चे ने मुझे नहीं बताई। मैं इस चीज के लिए वेट कर रहा था कि कोई ना कोई तो बच्चा होगा जो मुझे बोलेगा कि सर मुझे जो है वो क्या बताना है। ठीक है? तो बेटा आप एक चीज मिस कर गए कि आपको ये समझाने से पहले इसको समझाना पड़ेगा कि यार ये डिफाइन एमआर, एमआर क्या होता है। आपको इसको बताना पड़ेगा कि यार ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, दो दो लाइन में, एक एक दो दो लाइन के अंदर। ठीक है, आपको इसको बताना पड़ेगा एमआरपी थ्योरी। ठीक है, आपको इसको क्या बताना पड़ेगा? डिफाइन एमआरपी थ्योरी। सही? ठीक है, अगर आप ये नहीं बताओगे तो आपके नॉलेज के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सही? अच्छा सर, और क्या क्या बता सकते हैं हम लोग? बेटा और हम लोगों को, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम लोग ये एमआरपी बता रहे होंगे ना, तो इसके अंदर एक मसला है। अगर हम पहले ये बता देना तो आंसर और अच्छा हो जाएगा। हम क्या बताते हैं इसको? परफेक्ट लेबर मार्केट भी इसको समझा देना। तो यार जरा मुझे बताओ, हम क्या क्या बताएंगे इसको? परफेक्ट लेबर मार्केट, और उसके फीचर्स बता देंगे परफेक्ट लेबर मार्केट के, और परफेक्ट लेबर मार्केट की डायग्राम बना देंगे। सही? सर डायग्राम कौन सी बनाएंगे? कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्यों है? क्योंकि नो वेज डिस्क्रिमिनेशन, परफेक्ट नॉलेज, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, आइडेंटिकल, सेम, होमोजीनियस, ये सब। तो आप देखें, सबसे पहले आपने ये बना दिया कर्व। किसका बना दिया? ये आपने बना दिया अपने किसका कर्व? ये आपने बना दिया सप्लाई फॉर लेबर का कर्व। ठीक है, हाँ वो भी समझाना पड़ेगा। जब एमआरपी थ्योरी समझा रहे होंगे तो छोटा सा बता देंगे ना, एक एक लाइन का। तो देखो, सप्लाई फॉर लेबर
इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज रेट। सर ये हॉरिजॉन्टल क्यों बनाया? क्योंकि हम परफेक्ट लेबर मार्केट की बात कर रहे हैं। सर ये जो है ये मैंने किसका कर्व बना दिया? ये एमआरपी का कर्व है। ये किसका कर्व है बेटा? ये एमआरपी का कर्व है। और सिर्फ आपको याद रहे इसलिए बता रहा हूं, एमआरपी इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ड्यू टू कांस्टेंट एमआर, राइट? सर ये जो आपका पहला इक्विलिब्रियम है, ये जो आपका पहला इक्विलिब्रियम है, आई एम जूमिंग टुवर्ड्स द डायग्राम। ये जो आपका पहला इक्विलिब्रियम है, ये जो आपका पहला इक्विलिब्रियम है, रेड पेन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इस इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये जो आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, ये ई वाला पॉइंट, ये आपका फर्स्ट इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम ई के ऊपर, एक सेकेंड, ये जो आपका फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम ई के ऊपर एम आर पी इज इक्वल टू एम सी एल, यानी कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है। सही है? अगर हम ओवर एम्प्लॉयमेंट करने जाते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम क्वांटिटी ई वन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, अगर हमने डिसाइड करा कि हम क्वांटिटी ई वन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो आप देखें ये पॉइंट ए पे कॉस्ट की लाइन है, पॉइंट बी पे रेवेन्यू की लाइन है, राइट? तो आप देखें इस एम्प्लॉयमेंट लेवल ई वन के ऊपर जब हम लोग ओवर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो आप देखें जितने भी एडिशनल वर्कर हैं वो कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें क्वांटिटी को क्या करना चाहिए? हमें क्वांटिटी को कट बैक करना चाहिए, राइट? अगर मैं इस एम्प्लॉयमेंट लेवल E2 के ऊपर ऑपरेट करता हूं, अगर मैं इस एम्प्लॉयमेंट लेवल E2 के ऊपर ऑपरेट करता हूं, तो आप देखें ये पॉइंट सी है रेवेन्यू की लाइन, ये पॉइंट डी है कॉस्ट की लाइन। तो आप देखें अगर मैं इस एम्प्लॉयमेंट लेवल E2 के ऊपर ऑपरेट करता हूं, तो ये जो लेबर है, ये एडिशनल लेबर रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉस्ट में कम कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज माय कॉस्ट, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज माय रेवेन्यू, मुझे क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए। किस लेवल तक? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। तो मुझे ओवर एम्प्लॉयमेंट से अंडर एम्प्लॉयमेंट करनी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट से ओवर एम्प्लॉयमेंट करनी है। सर किस लेवल तक? बेटा एक ही लेवल तक करनी है, और ये जो है वो ये लेवल है, और ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, जहां पे एमआरपी और बेटा क्या इक्वल हो रहा है? एमसीएल। सही? ठीक हो गया? अच्छा सर, सर आप जरा परफेक्ट लेबर मार्केट के हमें फीचर्स भी रिवाइज करा दें प्लीज, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला आ जाए, मैं आपको कुछ फीचर्स लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। कि नंबर वन, परफेक्ट लेबर मार्केट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं, ठीक है? थाउजेंड्स ऑफ वर्कर होते हैं। फर्म जो है वो वेज टेकर होती हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयर आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। वर्कर जो है वो आइडेंटिकल होते हैं। और वर्कर क्या होते हैं? वर्कर जो है वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है भाई? इनकी स्किल सेम होती है, शक्ल वकल सब चीज सेम है, ठीक है? अच्छा सर, सर क्या कहते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है। सर क्या होती है? परफेक्ट नॉलेज होती है। और परफेक्ट नॉलेज होती है इसलिए नो वेज डिस्क्रिमिनेशन। सर परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है? बेटा परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि वर्कर को पता है कि बराबर वाले की क्या पे है, दूसरे वर्कर की क्या पे है, इसलिए नो वेज डिस्क्रिमिनेशन। इस वजह से जो आपकी सप्लाई फॉर लेबर है वही है आपकी एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर है, और वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर है, जो कि किसके इक्वल है? जो कि वेज रेट के इक्वल है। सही भाई, यहाँ तक कोई मसला? इस वजह से जो आपका कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। सही? कौन सा कर्व बनेगा? हॉरिजॉन्टल कर्व। आए एक दो पॉइंट और लिख देता हूँ। इस वजह से आपका जो सप्लाई फॉर लेबर का कर्व है वो कौन सा बनेगा? हॉरिजॉन्टल कर्व। सही है? परफेक्ट लेबर मार्केट के अंदर एम आर कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है? एम आर पी एंड एम पी एल विल बी सेम, एम आर पी और एम पी एल विल बी सेम एंड फॉलो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये लो भाई, ठीक है? एंड विल फॉलो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है? सर यहां तक हमने कहां तक सवाल कवर करा? बेटा यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया है इतना सवाल। पढ़ लो भाई इतना। इकोनॉमिक थ्योरी प्रोड्यूसेस अ प्रिसाइज इक्विलिब्रियम आउटकम ऑफन इन एन आइडेंटिकल मार्केट स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल मतलब परफेक्ट लेबर मार्केट, बट इन रियलिटी थिंग्स आर डिफरेंट। मतलब ये बात कर रहा है दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर की, जो कि कौन सा है? इम्परफेक्ट, राइट? यहां तक अगर
सारे पार्टिसिपेंट्स को मार्किंग स्कीम क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं 1 मिनट बाद पूरी बाकी सवाल की तरफ जाऊंगा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर बाकी बच्चे जो हैं वो मुझे बाकी सवाल की एमएस लिख देंगे कि सर आगे मैं क्या क्या चीजें लिख सकता हूँ। ठीक है, देखें ये मार्किंग स्कीम मैं ऐसे बनाता हूं जैसे पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। सही है, तो समझे आप एक बार अपने पूरे टॉपिक का रिवीजन कर रहे होते हो। ओके, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला है डायग्राम एक्सप्लेन कर दें वापस ना, तो आई एम एक्सप्लेनिंग द डायग्राम अगेन। टिल दैट व्हाट शुड यू गाइस डू, यू शुड प्रिपेयर द मार्किंग स्कीम ऑफ द अदर पार्ट। ना आप मुझे चैट बॉक्स में जवाब दें तो मैं तब तक 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर ये डायग्राम एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा एक स्टूडेंट को। ठीक है, अच्छा जी, तो मसला ये है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। ठीक है, ये है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या है, जहां पे एमआरपी और एमसीएल इक्वल होता है, राइट। अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूं और मैंने डिसाइड करा कि मैं ज्यादा वर्कर्स को हायर करूंगा, मतलब मैं ओवर एम्प्लॉयमेंट करूंगा, तो मैं जो एडिशनल वर्कर्स को हायर कर रहा हूं ना, लेट्स सपोज कि मैं ऑलरेडी 100 वर्कर को रखा हुआ था, अब मैंने 110 वर्कर रख लिए, 10 एक्स्ट्रा रखे ना। तो जिन 10 एक्स्ट्रा वर्कर को मैंने रखा वो कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे और रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मे बी द रीजन इज कि उनको मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन पसंद नहीं आई, मे बी दे आर इनएफिशिएंट, मे बी दे आर नॉट मोटिवेटेड, मे बी वो उतने मेहनती नहीं है। तो वो कॉस्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रेवेन्यू में कम कर रहे हैं ना, तो मेरा प्रॉफिट तो कम हो रहा है। तो इसलिए मैं क्वांटिटी को कट बैक करके इस पॉइंट तक वापस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन इफ आई डिसाइड टू हायर लेस लेबर्स, मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं एम्प्लॉयमेंट लेवल E2 के ऊपर, तो आप देखें वर्कर जो है वो रेवेन्यू में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉस्ट में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अपने रेवेन्यू को और मैक्सिमाइज करने के लिए, ये जो शेडेड एरिया है इसको और मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करना चाहिए। टिल विच लेवल? दिस E। व्हाट इज दिस E? दिस E इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। जी, इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट मोर इजी फॉर यू। ठीक है, ओके गुड, सो इट्स क्लियर। ठीक है, वी आर डूइंग गुड, रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चले और आगे प्रोसीड करते हैं, चले। ओके, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि यार रियलिटी में थिंग्स डिफर क्यों करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हर बंदा अलग अलग होता है ना। जो चीज मुझे आती होगी बराबर वाले को नहीं आती होगी। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं कि भाई ये जो इम्परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें जो फर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं मोनोप्सनी। तो आप मोनोप्सनी बताओगे, उसके फीचर्स बताओगे, और मोनोप्सनी की आप डायग्राम बना दोगे, राइट। तो सर जरा आप मोनोप्सनी के फीचर बता दें। बेटा मोनोप्सनी जो है वो है टाइप ऑफ मोनोपोली। मोनोप्सनी जो है वो टाइप ऑफ मोनोपोली है। दूसरा इम्परफेक्ट नॉलेज है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा इम्परफेक्ट नॉलेज है, इसलिए वेज की डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, इम्परफेक्ट नॉलेज है इसलिए वेज की डिस्क्रिमिनेशन होती है। इसलिए जो आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के इक्वल नहीं है और वेज रेट के इक्वल नहीं है, बिकॉज डिफरेंट एम्प्लॉयज आर पेड डिफरेंट वेजेस। सर ये जो है ये होती है आपकी वेज मेकर। वेज मेकर क्यों होती है भाई? क्योंकि ये है मेजोरिटी बायर ऑफ लेबर ना। मेजोरिटी बायर मतलब सबसे ज्यादा वर्कर यही हायर करता है, तो इसके पास पावर है कि ये मार्केट को अपने हिसाब से चला सकता है। इसलिए इसलिए इट्स अ वेज मेकर। सही, इसलिए व्हाट इज इट? इट्स अ वेज मेकर, ये वेज मेकर है। सही, अच्छा, और क्या लिख सकते हैं कि भाई ये वेज मेकर है? और बताएं जरा, और मोनोप्सनी क्या करती है? मोनोप्सनी जो है वो लास्ट वर्कर को ज्यादा वेज पे करती है। लास्ट वर्कर को वो ज्यादा वेज पे करती है। ठीक है, और अदर वर्कर्स को वो अट्रैक्ट कर लेती है एट अ लोअर वेज रेट। दूसरे वर्कर्स को, अदर वर्कर्स को ये अट्रैक्ट करती है, ये अट्रैक्ट करती है किसके ऊपर? लोअर वेज रेट के ऊपर। किसके ऊपर अट्रैक्ट करती है? लोअर वेज रेट के ऊपर, राइट।
सही। अच्छा भाई, इसके बाद आप क्या बताओगे? इसके बाद आप बताओगे कि यार ये क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। सर ट्रेड यूनियन की क्या करनी है? सिर्फ डेफिनेशन 2 लाइन की। फिर इसके बाद आप क्या बताओगे? फिर इसके बाद आप इसको बताओगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज प्लस डायग्राम। इसके बाद आप क्या बताओगे? इसके बाद आप इसको बताओगे मिनिमम वेज और डायग्राम बताओगे। सर ये क्यों बताएंगे बेटा? परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में तो कोई मसला ही नहीं है ना। परफेक्ट लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में क्यों कोई मसला नहीं है? क्योंकि सब वर्कर को एक वेज पे करी जाती होती है। मोनोप्सनी में मसला होता है ना, कि मोनोप्सनी क्या करती है, आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज देती है और बाकी वर्कर जब आते हैं काम करने के लिए तो उनको कम वेज पे अट्रैक्ट कर लेती है। ये प्रॉब्लम हो रही होती है, राइट? तो इस मसले को हल करने के लिए फिर किसकी इंटरवेंशन होती है? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, जिसको मोनोप्सनिस्ट यूनियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको सॉल्व करने के लिए फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं मोनोप्सनिस्ट यूनियन। क्या कहते हैं जिसको? जिसको मोनोप्सनिस्ट यूनियन कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मोनोप्सनिस्ट यूनियन भी कहते हैं। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं मोनोप्सनिस्ट यूनियन, राइट। सर ये मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट क्या है? मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आइए देखते हैं जरा। मिनिमम वेज इसलिए लगाई जाती है ताकि किसका फायदा हो? अनस्किल्ड वर्कर का, यानी कि वो बंदा जो पॉवर्टी के अंदर रह रहा होता है। तो जैसे ही वेज बढ़ती है तो एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा काम करने के लिए रेडी होता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो कम वर्कर को हायर करता है। तो मिनिमम वेज लगाने का एक और भी मसला ये होता है कि कंट्री के अंदर सरप्लस हो जाता है वर्कर का। और सरप्लस का मतलब होता है वर्कर ज्यादा हो गए हैं और जॉब्स कम है। तो जिसकी वजह से कंट्री के अंदर क्या क्रिएट हो रही होती है? कंट्री के अंदर क्रिएट हो रही होती है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। कंट्री के अंदर क्या हो रही होती है? कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही होती है। ठीक हो गया? अच्छा भाई, सर ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन मोनोप्सनिस्ट यूनियन ये क्या है? देखो भाई, गवर्नमेंट जो है वो इस मसले को हल करने के लिए आती है। कौन से मसले को हल करने के लिए आती है? कि वो जो आखिरी वर्कर को ये ज्यादा वेज दे रहा होता है। ठीक है, तो दो केसेस होते हैं। पहला केस ये होगा कि गवर्नमेंट ऐसी जगह पे मिनिमम वेज लगाए कि वेज के बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ जाए। गवर्नमेंट के पास एक तरीका ये है कि वेज के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ वेज बढ़े सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर। सिर्फ क्या बढ़े? सिर्फ वेज बढ़े सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर। और सर इसके साथ साथ आपको दोनों की डायग्राम भी बनानी है। सर इन दोनों की डायग्राम आप बनवा रहे हैं? मैंने जी मैं बनवा रहा हूँ, बिल्कुल। देखें भाई, मैं मिनिमम वेज की नहीं बना रहा, बिल्कुल आप बिकॉज आपको आती है, बच्चों वाली है, मैं इसकी बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, ये केस नंबर 1 की बना रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा प्लीज, क्योंकि आपको मदद करेगी। देखें, सबसे पहले तो आपने दो एक्सेस बना दी, राइट। सबसे पहले आपने दो एक्सेस बना दी। आई वुड बी अ लिटिल फास्ट। सबसे पहले मैंने दो एक्सेस बना दी। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर बेटा मैंने लिख दिया वेज रेट और नीचे मैंने लिख दिया एम्प्लॉयमेंट लेवल। ऊपर मैंने लिख दिया वेज रेट और नीचे मैंने लिख दिया एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ऐसा ही है भाई। ऊपर लिख दिया वेज रेट और नीचे लिख दिया एम्प्लॉयमेंट। बेटा कोई मुझे बच्चा बता दे कि एमआरपी कैसा होगा मोनोप्सनी में और सप्लाई फॉर लेबर क्या होगा। तो मैंने बोला बेटा इधर देख लो, एमआरपी डाउनवर्ड होगा, सप्लाई फॉर लेबर अपवर्ड होगा। क्यों अपवर्ड होगा? क्योंकि वेज डिस्क्रिमिनेशन। तो इधर लिख दिया ये एमआरपी हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर। यहां तक आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पुरानी डायग्राम भी रिवाइज हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन पूरी रखिएगा प्लीज। सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर और मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर। ठीक है, बता दो, सिर्फ इतना मुझे बता दे कोई बच्चा जल्दी से, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा और मोनोप्सनी का इक्विलिब्रियम क्या होगा? जल्दी बता दो। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पे, जहां पर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर और एमआरपी इक्वल है, ये है मार्केट वेज रेट, मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वेज और ये एम्प्लॉयमेंट लेवल अभी 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 ये वेज रेट और एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है। और ये कौन सा है? ये है
मार्केट इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? ACL और जहां पे MRP इक्वल है। मोनोप्सनी क्या कर रहा होता है? मोनोप्सनी क्या कर रहा होता है? आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज देता है, पॉइंट ए के ऊपर आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज देता है, और बाकी वर्कर को कम वेज के ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है, जो एवरेज वेज सबको दी जा रही होती है उस पे, जो कि मार्केट वेज रेट से भी कम है। किस पे भाई? W1 के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट लेवल E1 के ऊपर, और वेज रेट क्या दे रहा होता है? W1। ये आखिरी वाले वर्कर को, लास्ट वर्कर को ज्यादा वेज देके सबको सपने दिखाता है, फिर जब बाकी वर्कर आ जाते हैं तो उनको कम वेज के ऊपर अट्रैक्ट कर लेता है, जो वेज मार्केट वेज रेट से भी कम होती है। ठीक है। इस मसले को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाती है एट मार्केट वेज रेट। गवर्नमेंट वेज रेट कहां पे लगाती है? गवर्नमेंट वेज रेट लगाती है मार्केट वेज रेट, मार्केट इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट ने क्या लगाई है? ये गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी। किधर लगाई भाई? गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाई मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो सर वेज वापसी बढ़ के W1 से W हो गई, और एम्प्लॉयमेंट लेवल E1 से बढ़ के वापसी E हो गया। सही है। मतलब अब सब वर्कर को ये वाली वेज रेट पे करी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा दिया, मतलब अब लिमिट हो गई, अब इससे कम नहीं हो सकती। ठीक हो गया यहां तक? कोई मसला? सर ये ए वाला कौन सा है बेटा? ये तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है, MRP इज इक्वल टू MCL। ये मोनोप्सनी का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। सही। पहला केस क्लियर है भाई? पहली डायग्राम, वेज भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगी। बोलो भाई, जल्दी से प्लीज जवाब दे दें आप लोग। वेज भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। ये आपका पहला केस हो गया। ठीक हो गया। अरूबा, आपको क्लियर है? अच्छा भाई, वापस एक बार फिर से। कुछ भी नहीं है, इससे भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा भाई। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पे ACL और MCL इक्वल है, ये वाला पॉइंट है भाई। ये एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये एम्प्लॉयमेंट लेवल है W, और ये वेज पे करी जा रही है। मोनोप्सनी क्या करता है? ऑरेंज पेन यूज कर रहा हूँ। मोनोप्सनी आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज देता है पॉइंट ए के ऊपर, और बाकी सारे वर्कर को उसी एवरेज वेज के ऊपर हायर कर लेता है, जो कि है वेज रेट W1, जिसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है? E1 है। गवर्नमेंट के मिनिमम वेज लगाने के बाद भी मोनोप्सनी ये हरकत कंटिन्यू कर रहा होता है। तो अब गवर्नमेंट इस बार मिनिमम वेज लगाएगी उस लेवल पे जहां पे वो लास्ट वाले वर्कर को ज्यादा वेज दे रहा होता है। मतलब गवर्नमेंट लगा देगी इस बार मिनिमम वेज मोनोप्सनी के इक्विलिब्रियम पे। और मोनोप्सनी का इक्विलिब्रियम क्या है? जहां पे बेटा MRP और क्या इक्वल होता है? MCL। राइट, समझ आया आपको? तो अब वेज रेट W1 से सीधा बढ़ के क्या हो गई? W2। सेम एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर अब आपकी वेज रेट बढ़ के W1 से क्या हो गई? W2 हो गई। ठीक है भाई, ऐसा ही है। ये दो केसेस हो गए आपके। समझ आया भाई यहां तक? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे बता दें प्लीज। यहां तक आपको पूरे के पूरे 14 मार्क्स मिल गए। कितने मार्क्स मिल गए? यहां तक आपको पूरे 14 मिल गए। अब आपको 6 नंबर चाहिए कंक्लूजन के। 6 नंबर चाहिए कंक्लूजन के। अब आए कंक्लूजन के पॉइंट्स लिखते हैं। अच्छा बेटा, कोई मुझे कंक्लूजन बताएगा? कंक्लूजन क्या आएगी? सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, आप 14 मार्क्स ले लोगे, जो सबसे मुश्किल काम है ना वो ये कंक्लूजन के मार्क्स उठाना है। तो कंक्लूजन के कितने मार्क्स थे बेटा? कंक्लूजन के 6 मार्क्स थे। तो मैं इधर पॉइंट्स तो बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़वा देता हूँ पूरी कंक्लूजन क्या आएगी। ठीक है, फिर मैं पॉइंट्स इधर लिख देता हूँ। जरा जल्दी से प्लीज ये 7 लाइन पढ़ लें। जल्दी से, बिल्कुल 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको। जल्दी से ये 7 की 7 लाइन्स पढ़ लें। टू कंक्लूड इन माई ओपिनियन से लेके वेज डिटर्मिनेशन तक।
ओके, चलें अब मैं कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ। बेटा कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि वेज डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होगी, क्योंकि वेज डिफरेंशियल्स हैं। आपको मैंने कंक्लूजन पढ़ा दी है। वेज डिस्क्रिमिनेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वेज डिफरेंशियल्स होंगे, जिसके हमने कल रीजंस पढ़े थे। क्या क्या रीजंस पढ़े थे हमने? कि इनकम का मसला होगा, सेक्स का, रेस का, रिलीजन का, वेरी विद द जॉब, वेरी विद द एक्सपीरियंस, ये सब चीजें। तो आई गेस दैट्स इट for today. We are done with this chapter as well. This is the 20 marker. I'm gonna send you on the WhatsApp group, and if it's clear then you guys can go. Thank you so much ji. Allah Hafiz. ओके, मुझे जवाब दे के जाना भाई। ठीक है, थैंक यू।